डियर शुरू करते हैं अमलगमेशन एंड डीमर्जर। अमलगमेशन एंड डीमर्जर, तो ध्यान दीजिएगा डियर, अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की पर्पस से अगर हम बात करें तो अमलगमेशन का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू गेट अ रिन्यूड लाइफ ऑफ द बिजनेस लॉसेस और टू गिव द रिन्यूड लाइफ टू द बिजनेस लॉसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमलगमेशन का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में, लेट्स से कि एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड और इस कंपनी के पास लेट्स से एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि लेट्स से कि एक और कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड, अगर ये कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड में मर्ज हो जाती है तो इसके जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं ये साहब ये कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सके और विद अ रिन्यूड लाइफ कैरी फॉरवर्ड कर सके। सर बार बार आप जो कह रहे हो मीन्स मतलब रिन्यूड लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ? रिन्यूड लाइफ का मतलब होता है डियर, आपको पता है अगर हम बिजनेस लॉसेस की बात करें तो वो हम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? मैक्सिमम 8 ईयर्स, मींस मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर्स। तो लेट्स से कि अगर हमारे 8 असेसमेंट ईयर्स में अगर हमारे लॉसेस ही आते जा रहे हैं और अगर हमारे प्रॉफिट्स नहीं है तो क्या मैं कभी भी उन लॉसेस को सेट ऑफ कर पाऊंगा? नहीं। ऐसे सिचुएशन में लेट्स से कि अगर मैं किसी दूसरे कंपनी से अमलगमेट हो भी गया तो अगर लेट्स से कि इस वाले कंबाइंड बिजनेस का अगर कोई प्रॉफिट आता भी है तो इस बात की बहुत संभावना है कि मेरे जो लॉसेज हैं उनमें से बहुत सारा लॉस तो यहाँ जाते जाते लैप्स हो चुका होगा या फिर उस तरीके से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो हम क्या चाहते हैं डियर कि हमें ना तो सिर्फ हम तो फिर हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं, ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, एसएससी के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं या एसएससी की दो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। पहली एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमारे अमलगमेटिंग मींस अमलगमेशन के केस में जो हमने जो मींस लॉसेस वगैरह इंकर किए थे वो अमलगमेटेड कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करना और सेट ऑफ करना अलाउड हो। और दूसरा हमारा ये एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट कि साहब हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लॉसेस को ना एक मींस रिन्यूड लाइफ दो, मींस 8 साल की हमें एक नई लाइफ दे दो हमारे लॉसेस को। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा सुनना चाहिए? हाँ डियर, सुनना चाहिए। अगर आप अमलगमेशन डीमर्जर अगर आप इनको अगर आप टैक्स फेवर अगर आप इनमें नहीं दोगे डियर तो आप इंडस्ट्री को एक तरह से जो है वो मीन्स परेशान कर रहे हो। आप इंडस्ट्री को जो है डियर वो यू आर मेकिंग द इंडस्ट्री मतलब सफर। क्योंकि अगर आप चाहते हैं डियर कि अगर आपके देश की इंडस्ट्री अगर प्रॉस्पर करे, ग्रो करे तो टैक्स फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आनी पड़ती हैं। भले कभी कभी गवर्नमेंट को कुछ टैक्स रेवेन्यू लूज करना पड़ जाए बट स्टिल आपको इंडस्ट्री के फेवर के लिए, आपको इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए डियर फ्रेंड्स टैक्स फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आनी पड़ती हैं, अदरवाइज इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? आर यू गाइस गेटिंग? तो मेरे साथ साथ देखेंगे मतलब डेफिनेशन ऑफ अमलगमेशन इन रिलेशन टू कंपनीज मींस। तो डियर फ्रेंड्स मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अमलगमेशन हमारे इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि दो पार्टनरशिप फर्म्स अमलगमेट हो गई और एक नई पार्टनरशिप फर्म बना ली, या दो एलएलपीज अमलगमेट हो गई और एक नई एलएलपी बना ली, ऐसा नहीं है। तो अमलगमेशन इन रिलेशन टू कंपनीज मींस द मर्जर ऑफ 2 or more companies with another company, the merger of 1 or more companies with another company। तो लेट्स से एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, दोनों जो है वो सी लिमिटेड में मर्ज हो गई। तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है दे विल सीज टू एग्जिस्ट और सी लिमिटेड आगे मींस मतलब कंटिन्यू करेगी। ए और बी को हम क्या बोलेंगे? अमलगमेटिंग कंपनीज, और सी को हम क्या बोलेंगे? अमलगमेटेड कंपनीज, ठीक है। दूसरा द मर्जर ऑफ 2 or more companies to form a new company। और अमलगमेशन ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से हमारी दो कंपनीज हैं ए बी, इन्होंने कहा कि यार अकेले नहीं चल पाएंगे, चलो दोनों मिलकर अमलगमेट हो जाए और एक तीसरी कंपनी सी लिमिटेड क्रिएट कर ले। मींस एक ऐसी कंपनी क्रिएट कर लें जो आज के पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और अब हम दोनों का जो मतलब बिजनेस है वो सी लिमिटेड आगे मींस कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, अमलगमेशन में कुछ बेसिक कंडीशंस है जो कि आपको पूरे करने पड़ेंगे अगर आप अमलगमेशन में सरकार से लॉसेस के कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो और बेसिक कंडीशंस क्या क्या हैं? All the properties of the amalgamating companies immediately before the amalgamation becomes the property of the amalgamated company by virtue of amalgamation। मतलब amalgamating company की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं मींस इन कंपनीज की जितनी भी प्रॉपर्टीज और इन कंपनीज की जितनी भी मींस लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी लाइबिलिटीज और प्रॉपर्टीज विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन वो अमलगमेटेड कंपनी की बननी चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको अमलगमेशन में बेनिफिट्स मिले देन द अमलगमेशन शुड बी अ ट्रू अमलगमेशन। और ट्रू अमलगमेशन तभी होगा जब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या ऑब्लिगेशंस हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज और अमलगमेशंस जो ऑब्लिगेशंस हैं मींस जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज और मींस लाइबिलिटीज वो अमलगमेटेड कंपनी की बन जाए, ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% इन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन द अमलगमेटिंग कंपनी अदर देन द शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड देयरइन इमीडिएटली बिफोर अमलगमेशन और बाय नॉमिनी ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी और इट्स सब्सिडियरी बिकम्स द शेयर होल्डर्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द अमलगमेशन। तो लेट्स से कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है वो सी लिमिटेड के साथ मर्ज होना चाहती हैं। लेट्स से ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है वो सी लिमिटेड के साथ मर्ज होना चाहती हैं।
तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के साथ एटलीस्ट जो है वो 75% शेयर होल्डर्स सी लिमिटेड के भी शेयर होल्डर्स बनने चाहिए। बट लेट्स से सी लिमिटेड ने ऑलरेडी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के 20% शेयर्स ओन करके रखे हुए हैं, तो इस केस में ए के और बी के 80% का 3/4 मीन्स 60% जो शेयर होल्डर्स हैं वो साहब सी के शेयर होल्डर्स बनने चाहिए अगर आप अमलगमेशन में इनकम टैक्स का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज देन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी पर्सुएंट टू द परचेज ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय अनदर कंपनी और एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू अनदर कंपनी आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी। तो साहब दो केसेस में अमलगमेशन फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस नहीं होगा, और वो पहला केस क्या है, लेट्स से एक कंपनी ए लिमिटेड और एक कंपनी बी लिमिटेड। ए ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी, ए ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज मतलब सेल कर दी और बी ने वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज परचेज कर ली। तो बी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि साहब मेरा ना ए के साथ अमलगमेशन हो गया है, या ए ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसका बी के साथ अमलगमेशन हो गया, इसलिए हमें जो है वो लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड अलाउ करो। नहीं, वो साहब इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए अमलगमेशन नहीं है, वो सेक्शन 21B के हिसाब से अमलगमेशन क्वालिफाई नहीं करता, अमलगमेशन क्वालिफाई नहीं करता। ठीक है, दूसरा लेट्स से एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड जो कि ए लिमिटेड की 100% होल्डिंग है। ठीक है, ए लिमिटेड जो है वो लिक्विडेट हो गई और लिक्विडेट होने के बाद ए लिमिटेड की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बी लिमिटेड को वेस्ट हो गई। तो चूंकि ए लिमिटेड जो है डियर फ्रेंड्स इट इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस मींस ए लिमिटेड गॉट लिक्विडेटेड। ऐसे सिचुएशन में डियर हम ये नहीं कह सकते कि आपने कि ए का बी के साथ अमलगमेशन हो गया और बी ये क्लेम नहीं कर सकते कि उसको ए के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ होना चाहिए एज पर सेक्शन 72A। आप ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, जल्दी से आगे आते हैं। अच्छा, टैक्सेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, जब अमलगमेशन होता है तो जो अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। तो अगर अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिले हैं तो साहब वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, और उस केस में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपको अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिल गए आपके हैंड में कैप गेन अराइज नहीं होगा। दो बातें और, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी आपको आपके हैंड्स में ऑफ द शेयर्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी, वो वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जिसपे आपने अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे, और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग हम काउंट करेंगे उसमें हम वो वाला पीरियड इंक्लूड करेंगे जिस वाले पीरियड में आपने अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे हुए थे। तो सब हम ये मानेंगे जैसे कुछ अमलगमेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि आपको पता है डियर हम जो अमलगमेशन होता है दैट इज अ काइंड ऑफ द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, और हम जहां तक हो सके इनकम टैक्स में उसको में इस वाले बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का हम ये नहीं चाहते कि हम इनकम टैक्स इसमें इंपोज कर दें। हम चाहते हैं कि यार आप अमलगमेशन कर लो, इसके बाद आप और बेहतर तरीके से अपना काम कर पाओ और बेहतर तरीके से यू कैन वर्क, और उससे जो आप इनकम कमाएंगे फिर हम उसमें उस इनकम में we will make you guys to pay tax। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं हम इस पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा, टैक्सेशन ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी वो कंपनी होती है साहब जो कि अमलगमेशन की वजह से बंद हो गई और उसके जो और वो जो है साहब वो किसी और कंपनी को मतलब दे दी गई, मींस अमलगमेटेड कंपनी को दे दी गई। तो मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, नो कैप गेन शैल अराइजेस ऑन द ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय द अमलगमेटिंग कंपनी टू द अमलगमेटेड कंपनी इफ द अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। हमारे साथ साहब कैप गेन में भी हमने आपके साथ देखा था, और साथ में लेट से बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, लेट से डियर की एक फॉरेन कंपनी है वो एक इंडियन कंपनी के शेयर्स को ओन करती है। अच्छा, तो लेट्स से ABC UK एक फॉरेन कंपनी है और PQR UK एक और फॉरेन कंपनी है, और ABC UK जो है वो XYZ इंडिया के शेयर्स होल्ड करती है या ओन करती है। ABC UK XYZ इंडिया के शेयर्स ओन करती है। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, ABC UK के लिए XYZ इंडिया के शेयर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ABC UK का PQR UK के साथ अमलगमेशन हो गया, मींस ABC UK इज नो मोर। तो साहब ABC UK ने अपने सारे के सारे एसेट्स किसको ट्रांसफर कर दिए होंगे, PQR UK को। तो साहब अगर इन्होंने अपने सारे के सारे एसेट्स PQR UK को ट्रांसफर कर दिए होंगे तो इनका एक एसेट तो XYZ इंडिया के शेयर्स भी हैं, तो इनडायरेक्टली ABC UK ने इंडिया वाले शेयर्स भी PQR UK को ट्रांसफर कर दिए। और ध्यान दीजिएगा मतलब डियर फ्रेंड्स, ABC UK ने XYZ इंडिया के जो शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, इंडिया के ये शेयर्स इंडियन कंपनी की होने की वजह से ये बन जाएंगे कैपिटल एसेट डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, या फिर कैपिटल एसेट मतलब सिचुएटेड इन इंडिया। और साहब ये सेक्शन 911 में कवर हो गया। और आपने क्या, और हम ये कह सकते हैं कि ABC UK ने क्या कर दिया, ABC UK ने एक ऐसे कैपिटल एसेट का ट्रांसफर कर दिया जो है सिचुएटेड इन इंडिया। और अगर आप कोई ऐसे कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हैं विच इज बिंग मतलब सिचुएटेड इन इंडिया, तो आपके हाथ में मींस ABC UK के हाथ में साहब कैप गेन अराइज हो जाएगा, ABC UK के हाथ में कैप गेन अराइज हो जाएगा अंडर सेक्शन 911। ठीक बात है,
क्योंकि एबीसी यूके ने क्या किया, एबीसी यूके हैज ट्रांसफर्ड अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। आई यू गाइस गेटिंग? बट मुझे बताएं क्या इससे फिर आप जो है वो फॉरेन कंपनीज के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि जैसे डियर आप अपने देश में बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, वैसे ही क्या फॉरेन कंपनीज को भी अधिकार होना चाहिए कि वो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन करे और अपने काम पे ज्यादा अच्छे से फोकस करे। हाँ, तो हमने कहा ठीक है साहब, अगर आप लेट से इंडियन कंपनीज के शेयर्स को अगर एक अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी किसी अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी को अगर ट्रांसफर करती है तो उस केस में हम 911 की एप्लीकेबिलिटी नहीं करवाएंगे और हम ये नहीं मानेंगे कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि जिस देश में ये अमलगमेशन हुआ है उस देश के साथ टैक्स लॉज ने भी अमलगमेशन को क्या बना दिया हो, टैक्स न्यूट्रल। और दूसरा साहब, कम से कम 25% ऑफ द शेयर्स ऑफ द अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी शैल कंटिन्यू टू बी द शेयर होल्डर्स ऑफ द अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी। ठीक बात है। आगे आते हैं टैक्सेशन ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी। अमलगमेटेड कंपनी वो कंपनी है जिन्होंने जो साहब जो है वो अमलगमेटिंग कंपनी के बाद जो कंपनी नहीं बनती है या जो एग्जिस्टिंग कंपनी जिसमें कोई और कंपनी अमलगमेट हो गई, दैट इज द अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कि साहब अगर अमलगमेशन होता है और लेट्स से अमलगमेटेड कंपनी एक इंडियन कंपनी है तो उसको हम बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन मानते हैं और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन को हम कोशिश करते हैं कि एज फार एज पॉसिबल मेक द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शंस एज टैक्स न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि साहब आप बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन करके अपने आप को बेटर ट्यून करो ताकि आप बेहतर तरीके से मार्केट में कंपीट कर सको। उसके बाद जो पैसे कमाओगे हम उस पर टैक्स ले लेंगे। आप सिर्फ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो साहब, उसमें हम आपसे कैसे टैक्स ले लें? ध्यान दीजिएगा, सरकार तो चाहती है टैक्स ले लें, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सरकार को भी, लॉ मेकर को भी समझ में आया कि यार इस स्टेज पे टैक्स लेना जो है ना ये इंडस्ट्री के साथ अन्याय करना है। ठीक है, एनीहाउ कहते हैं वेयर द कैपिटल एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएसई बाय वे ऑफ अ ट्रांजैक्शन रेफर्ड इन 47(6) और 47(6). याद है किसी को हमने देखा था अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी को एसेट्स ट्रांसफर कर देती है और अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स टू द अमलगमेटेड कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट फॉर व्हिच द अमलगमेटिंग कंपनी एक्वायर्ड। मतलब साहब आपके हाथ में कॉस्ट वही होगी जो कि प्रीवियस कंपनी ने एक्वायर किया था। अगर उन्होंने कोई कॉस्ट इंप्रूवमेंट इंकर किया वो प्लस आपने जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर किया वो दोनों काउंट हो जाएगा। और लेट्स से कि अगर अमलगमेटिंग कंपनी ने जो शेयर्स अगर जो एसेट एक्वायर किया था वो प्रायर टू 1/4/2021 किया था तो साहब हम एफएमई और एस ऑन 1/4/2001 ले लेंगे। मतलब प्रायर टू 1/4/2001 किया था तो हम एफएमई एस ऑन 1/4/2001 ले लेंगे। बट लेट्स से कि उन्होंने कोई एसेट एक्वायर किया था प्रायर टू 1/4/2001 और अगर हम एफएमई ले रहे हैं एस ऑन 1/4/2001 तो साहब अगर अमलगमेटिंग कंपनी ने कोई एक्सपेंडिचर किया था ऑन इंप्रूवमेंट प्रायर टू 1/4/2001 तो वो इंप्रूवमेंट वाला एक्सपेंडिचर प्रायर टू 1/4/2001 वाला काउंट नहीं होगा। हाँ, 1/4/2001 के बाद अगर आपने इंप्रूवमेंट किया था तो वो वाला आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग में हम वो भी पीरियड कंसीडर करेंगे जिस पीरियड के लिए उन एसेट्स को अमलगमेटिंग कंपनी ने ओन किया हुआ है। ठीक है, और हाँ साहब इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है आप उस प्रीवियस ईयर से ले सकते हैं जिस प्रीवियस ईयर में अमलगमेटिंग कंपनी ने उन एसेट्स को परचेज किया था, एक्वायर किया था एज पर द बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट इन सीआईटी वर्सेस मंजुला जेशा। ठीक है, अच्छा मुद्दे वाली बात है साहब, ये सारी चीज तो हो गई। अब ये आता है जिस पर्पस के लिए हमने अमलगमेशन करवाया है, फिर जिस पर्पस के लिए एक एंटिटी चाहती है उसका अमलगमेशन हो जाए, दिस इज द मेन थिंग। मतलब सेक्शन 72 है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, provisions relating to carry forward and set off of the cumulative loss and unsolved depreciation allowance in amalgamation or demerger etc। तो हम पहले आपके साथ अमलगमेशन की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वेयर देयर हैज बीन एन अमलगमेशन ऑफ, और ये अमलगमेशन कौन सा, जो कि सेक्शन 21B के कंडीशंस को पूरा करता है। ठीक है, फिर देयर इज एन अमलगमेशन ऑफ द कंपनी ओइंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और अ शिप और होटल विद अनदर कंपनी। मतलब ये कि साहब एक कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी से अमलगमेट कर जाए, दूसरा एक बैंकिंग कंपनी विद अ स्पेसिफाइड बैंक। बट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि डियर बैंकिंग इंडस्ट्रीज के केस में जो अमलगमेशन वगैरह होता है वो गवर्न होता है बाय सेक्शन 72AA जो कि सेक्शन 72A के बाद आया था। क्यों? क्योंकि साहब सेक्शन 72A के कंडीशंस बहुत मतलब स्ट्रिंजेंट हैं और उन कंडीशंस को पूरा न करने पे जो है वो साहब लॉसेस वगैरह का सेट ऑफ अलाउड नहीं होता, और जो लॉसेस का सेट ऑफ ऑलरेडी अलाउड हो गया वो आपकी इनकम बन जाती है। तो साहब मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि बैंकिंग कंपनीज के साथ ऐसा हो, इसलिए उन्होंने बैंकिंग कंपनीज वगैरह को कंसिडर करते हुए और इवन मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया सेक्शन 72AA के नाम से। ठीक है, अच्छा, one or more of the PSU with another PSU, और इसके बाद an erstwhile public sector company with one or more companies if the share purchase agreement entered into the strategic divestment restricted the immediate amalgamation of the said public sector company and the amalgamation is carried out within 5 years from the end of the previous year of such restriction comes to an end। तो मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट जो है उसका जो है वो मतलब बिजनेस में कोई बिजनेस ना हो, मीन्स देयर इज नो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमेन इन द बिजनेस। ठीक बात है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि साहब वो जितना भी बिजनेस कर रही है वो उससे बाहर आ जाए और जो है वो मतलब बिजनेसेस हैं वो कौन मतलब कैरी फॉरवर्ड करे, प्राइवेट एंटिटीज कैरी फॉरवर्ड करे। और डियर
अगर हम देखें तो LIC और एयर इंडिया जो है उसका वो प्राइम एग्जांपल है, जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि वो मतलब धीरे धीरे करके बिजनेस से बाहर है, ठीक है। तो लेट्स से एक PSU, जैसे मान लीजिए PSU एयर इंडिया, एयर इंडिया के पास ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, ठीक है। एयर इंडिया को साहब गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के थ्रू लेट्स से टाटा एविएशन को बेच दिया। हो सकता है कि एयर इंडिया को जो आपने टाटा एविएशन को बेचा, सेल किया, यहाँ पे जो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, हो सकता है कि इसमें लिखा हो कि आप इमीडिएट अमलगमेशन नहीं कर सकते। मीन्स मतलब ये हुआ कि साहब मतलब मीन्स टाटा एविएशन को एयर इंडिया को एज अ सेपरेट एंटिटी कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर सम टाइम। अगर ऐसा लिखा हुआ है डियर, तो ऐसे केस में एयर इंडिया के एक्यूमुलेटेड मीन्स लॉसेस का क्या होगा? तो लॉ मेकर कहते हैं यार कि आप ना अमलगमेशन कर लो, और आप अमलगमेशन कब तक कर लो? विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द रिस्ट्रिक्शन ऑन अमलगमेशन ऑफ द शेयर परचेज एग्रीमेंट इंड्स। तो अगर लेट्स से कि जब अमलगमेशन का जब रिस्ट्रिक्शन जब खत्म हो जाता है, अगर लेट्स से मतलब टाटा एविएशन अगर एयर इंडिया का अपने में अमलगमेशन कर लेता है उसके 5 सालों तक, तो उस केस में जिस दिन एयर इंडिया का स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट हुआ था, बहुत ध्यान से, जिस दिन एयर इंडिया का स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट हुआ था उस दिन तक का, जिस दिन एयर इंडिया का स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट हुआ था उस दिन तक का जितना भी लॉस होगा वो टाटा एविएशन जो है वो अकॉर्डिंगली उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकता है, ठीक बात है। बट लेट्स से सर एयर इंडिया का लेट्स से जब स्ट्रेटेजिक मतलब डाइवेस्टमेंट हुआ था, जिस दिन सरकार ने शेयर सेल कर दिए थे, उस दिन लेट्स से एयर इंडिया का एक्यूमुलेटेड लॉस था 97,000 करोड़ रुपीस, ठीक बात है। बट साहब जो ना बट जो शेयर परचेज एग्रीमेंट है ना, उसने ना 1 साल के लिए अमलगमेशन को मतलब रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उस 1 साल के दौरान, इस 1 साल के दौरान 4,000 करोड़ का और लॉस हो गया। तो कौन सा लॉस ये टाटा एविएशन जो है वो सेट ऑफ कर सकता है? ये 97,000 करोड़ रुपीस का डियर, जो वो वाला लॉस जो कि जिस दिन एयर इंडिया का स्ट्रेटेजिक मतलब डाइवेस्टमेंट हुआ था उस दिन का जो लॉस होगा वो टाटा एविएशन जो है वो सेट ऑफ कर सकता है, ठीक है। अच्छा देखेंगे, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स अंडर दिस सेक्शन। तो आप मुद्दे वाली बात तो आपको पढ़ाना रहेगी। हाँ, तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे के सारे केसेस में द एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड मींस डेप्रिसिएशन ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी। अब यहां से आती है अब स्पेशल बात, shall be doomed to be the accumulated losses or unabsorbed depreciation of the amalgamated company for the previous year in which the amalgamation was effected। मतलब साहब उस साल उस प्रीवियस ईयर की हम लॉस मान लेंगे जिस प्रीवियस ईयर में आपने अमलगमेशन किया है, और हम अकॉर्डिंगली आपको जो है उसका कैरी फॉरवर्ड अलाउ कर देंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक बात है। एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस एंड अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या कंडीशंस पूरे करने हैं डियर? कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय अमलगमेटिंग कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी को जिस बिजनेस के लिए अमलगमेशन का हुआ है उस बिजनेस में कम से कम 2 साल तक उसको अच्छा हैज बीन इन द इंगेज्ड इन द बिजनेस इन विच द एक्यूमुलेटेड लॉस अकर्ड और द मींस डेप्रिसिएशन रिमेंस अनअब्सॉर्ब्ड फॉर 3 years और मोर। इसका मतलब अमलगमेटिंग कंपनी वो बिजनेस कम से कम पिछले 3 साल से कर रही थी। और दूसरा, हैज हेल्ड कंटिन्यूअसली एज ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन एटलीस्ट 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स हेल्ड बाय 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ अमलगमेशन। तो साहब अमलगमेशन होने के 2 साल के पहले तक आप और अमलगमेशन वाले दिन तक आप जो है कम से कम 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स आप जो है वो कंटिन्यूअसली होल्ड करके रह के जा रहे हैं। अमलगमेटेड कंपनी को क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी? उसको साहब अमलगमेशन में जो उन्होंने बिजनेस परचेज किया है मतलब अक्वायर किया है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अमलगमेशन एटलीस्ट 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। मतलब अमलगमेटिंग कंपनी के जो आपने बुक एसेट्स अक्वायर किए उसका 3/4 आपको मीन 75% आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा एटलीस्ट 3/4 मतलब फॉर द पीरियड ऑफ 5 years ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन। साहब दिस इज अ हार्श कंडीशन, ये बहुत हार्श कंडीशन है। अब ऐसी चीजें होती हैं डियर जो कि भारत में जो है वो बिजनेस करना ज्यादा आसान नहीं बनाती, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे कंडीशंस लगाए हुए हैं कि साहब इंडस्ट्री बेचारी क्या करे। एनीहाउ, कंटिन्यूज द बिजनेस ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन की जो आपने बिजनेस को एक्वायर किया था अमलगमेशन में उसको आप कम से कम 5 साल के लिए कैरी करेंगे और फुलफिल्स अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और अदर कंडीशंस क्या क्या हैं? अच्छा, द अमलगमेटेड कंपनी शैल अचीव द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मींस कैपेसिटी ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन ऑफ द said undertaking before and the end of 4 year and from the date of amalgamation continue to maintain the said minimum level of production till 5 years till the end of 5 years from the date of amalgamation। मतलब ये हुआ कि आपने जिस कंपनी का अमलगमेशन किया है ना, आपका फोकस होना चाहिए उसको रिवाइव करना। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को ही सेट ऑफ कर लेना, तो उसको रिवाइव करो। और उसको रिवाइव कैसे करो? जिस दिन आपने अमलगमेशन किया था उस दिन उस कंपनी का जितना भी कैपेसिटी थी प्रोडक्शन की, उस
प्रोडक्शन की कैपेसिटी को कम से कम 50% पे लेकर आ जाओ बिफोर द एंड ऑफ द 4 years ऑफ द अमलगमेशन, और उस 50% कैपेसिटी को मेंटेन करो 5वें साल भी। और दूसरा साहब सीए से एक रिपोर्ट लेके सबमिट करा दो कि सब कुछ जो है वो सही तरीके से हो गया, ठीक है। अगर लेट्स से अगर आपने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं किए साहब, तो फिर जितना आपको अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस है वो आपका सेट ऑफ नहीं होगा, मीन्स डेप्रिसिएशन वगैरह सेट ऑफ नहीं होगा, और जितना आपने लॉसेस और मीन्स डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ क्लेम कर लिया जिस प्रीवियस ईयर में आपने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं की, उनको हम उसको उस प्रीवियस ईयर का लॉस, उस प्रीवियस ईयर की इनकम मान लेंगे, ठीक है। तो मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिए। तो अगर आप देखें देन देयर आर सम वेरी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस एसोसिएटेड विद द अलाउबिलिटी ऑफ द लॉसेस एंड द अनअब्जॉर्ब्ड मीन्स मतलब डेप्रिसिएशन, और उसके अगर हम कैरी फॉरवर्ड की बात करें, अगर हम इन सारे के सारे कंडीशंस को पढ़ें तो साहब एक तो ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, और ये अदर नोटिफाइड कंडीशंस अलग से। तो सरकार ने देखा कि यार बैंकिंग इंडस्ट्रीज में तो फिर ऐसे काम नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्रीज और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम है 72 है, जहां पे इन्होंने कहा कि कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करो, ये सारी की सारी कंडीशंस आपको पूरी नहीं करना, हम आपके लिए कुछ ईजी मतलब कंडीशंस लेकर आएंगे, आप उनको पूरा कर लो और आप लॉसेस का सेट ऑफ वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सवाल बनता है एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होगा। एक्यूमुलेटेड लॉस होगा लॉसेस अंडर द हेड पीजीबीपी, बट साहब पीजीबीपी में कौन सी लॉस नहीं आएगी, नॉट बीइंग अ लॉस सस्टेन्ड इन अ स्पेक्यूलेशन बिजनेस। तो साहब स्पेक्यूलेशन बिजनेस के अलावा आप सारे के सारे पीजीबीपी के लॉसेस को ले सकते हो। अच्छा आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू अमलगमेशन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी। लेट्स से अमलगमेटिंग कंपनी ने 100 लाख रुपीस का लैंड अमलगमेटेड कंपनी को 300 लाख रुपए का ट्रांसफर कर दिया। तो याद करें हमने आपके साथ कैप गेन में देखा था, उस केस में अमलगमेटेड कंपनी के लिए कॉस्ट क्या होगी, वो कॉस्ट होगी साहब जी अमलगमेटेड कंपनी कंटिन्यू टू होल्ड द कैपिटल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ इट्स ओन बिजनेस। की सर जी हम ये मानेंगे कि अमलगमेटिंग कंपनी अगर इस लैंड को अपने बिजनेस के लिए कंटिन्यू करके रखती तो कितने का रखती, 100 लाख रुपीस का, तो वही साहब हो जाएगा अमलगमेटेड कंपनी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स से अगर अमलगमेटिंग कंपनी अगर लेट्स से मींस डेप्रिशिएबल एसेट का ब्लॉक ट्रांसफर करती है टू दी अमलगमेटेड कंपनी, तो क्या होगा, तो अमलगमेटेड कंपनी के केस में के हैंड्स में साहब जो मतलब डब्ल्यूडीवी होगी वो सेम होगी जो कि अमलगमेटिंग कंपनी के हैंड में थी फॉर दैट ब्लॉक ऑफ दी एसेट। अच्छा डेप्रिशिएशन इन केस ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर, याद करें 6 क्लॉज टू सेक्शन 31(2)(2) जो कहता है कि साहब डेप्रिशिएशन को वैसे कंप्यूट करो जैसे कि अमलगमेशन ना हुआ हो, डीमर्जर ना हुआ हो, और उसके बाद जो है वो मतलब डेप्रिशिएशन को अपोर्शन कर दो बेस्ड ऑन दी मतलब नंबर ऑफ डेज दी एसेट इज बीइंग यूज्ड बाय देम, और अकॉर्डिंगली अलॉट कर दो टू दी अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी और टू दी मींस डिमर्ज्ड कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी। इनको मतलब मींस मतलब डेप्रिसिएशन जो है डियर वो अपोर्शन कर दो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑफ द एसेट्स यूज्ड बाय देम, ठीक है। इसी तरीके से अगर डिमर्ज्ड कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को कोई भी एसेट अगर ट्रांसफर करती है तो उस केस में क्या होगा कि साहब आप जिस भी वैल्यू पे ट्रांसफर करो हमें लेना देना नहीं है, हम तो वही मानेंगे कि अगर आपने अपने ही पर्पस के लिए वो अगर एसेट्स को होल्ड करके रखा होता तो आप किस वैल्यू का होल्ड करते। प्रीमियरली एक्सपेंसेस आपको पता है डियर सेक्शन 35D में आप 1/5 ऑफ द मींस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। तो जिस प्रीवियस ईयर में आपका अमलगमेशन वगैरह हो गया उस प्रीवियस ईयर में आपको मींस अमलगमेटिंग कंपनी को ये सेक्शन 35AD अलाउड नहीं होगा, उस मतलब 35D अलाउड नहीं होगा। उस प्रीवियस ईयर में इसको कौन क्लेम करेगा, इस प्रीवियस ईयर में उसको क्लेम करेगा अमलगमेटेड कंपनी, और जो रिमेनिंग ईयर्स अगर कुछ बच जाता है तो उसमें भी कौन क्लेम करेगा, अमलगमेटेड कंपनी। एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन, अमलगमेटेड कंपनी एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन क्लेम कर सकती है 1/5 ऑफ दी सच एक्सपेंडिचर मींस 5 साल के लिए। वीआरएस को अगर आपको पता है डियर 1/5 ऑफ दी वीआरएस कॉस्ट हम अलाउ करते हैं। तो लेट्स से कि अगर अमलगमेशन वगैरह हो गया तो जिस प्रीवियस ईयर में अमलगमेशन हो गया अमलगमेटिंग कंपनी उस प्रीवियस ईयर का वीआरएस का एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकती, इसको कौन क्लेम करेगा, अमलगमेटेड कंपनी, और रिमेनिंग जो 5 साल में बच गया वो भी कौन क्लेम करेगा, अमलगमेटेड कंपनी, ठीक है। अच्छा साइंटिफिक रिसर्च याद करिए डियर, हमने आपको बताया था कि साइंटिफिक रिसर्च के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो आप उसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जस्ट लाइक अनअब्जॉर्ब्ड मींस डेप्रिसिएशन। तो साइंटिफिक रिसर्च की अगर कोई एसेट है जिसको अमलगमेटिंग कंपनी ने अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर दिया तो सच ट्रांसफर बाय द अमलगमेटिंग कंपनी टू द अमलगमेटेड कंपनी shall not be treated as transfer. Unabsorbed capital expenditure on scientific research of the amalgamating company shall be allowed to be carried forward and set off in the hands of amalgamated company in the same manner in which the amalgamating company would have carried forward. कि सर जी अगर अपने हैंड में रखते, आप जैसे कैरी फॉरवर्ड करते वैसे ही अमलगमेटेड कंपनी में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट याद करें, हमने आपके साथ देखा था पीजीबीपी में सेल ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, तो हमने देखा था साहब जो साइंटिफिक रिसर्च के एसेट्स हैं उसको आप या तो एज इट इज सेल कर दें, अगर आपने एज इट इज सेल कर दिया तो फिर सेक्शन 41(3) लग जाता था। फिर हमने देखा था कि आप चाहें तो उसको अपने बिजनेस में इंक्लूड कर लें, मीन साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को आपने क्या कर दिया, नॉर्मल बिजनेस में मतलब ट्रांसफर कर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं सर जी तो याद करें एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43 पर लग जाता था जो कहता था कि आप नील वैल्यू पे उसे अपने नॉर्मल बिजनेस के डब्ल्यूडीवी के ब्लॉक के डब्ल्यू मतलब नॉर्मल बिजनेस के ब्लॉक ऑफ दी एसेट में लेकर जाएंगे एट द नील वैल्यू, ठीक है सर।
अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग तो आपको पता है डियर, फैमिली प्लानिंग अगर आप करते हैं तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको आप पूरा क्लेम कर लेते हैं 3619 के हिसाब से शायद, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो फिर 20% अलाउड होता है, ठीक है। तो 20% पर ईयर, तो 5 साल तक, बट लेट से इस 5 साल के दौरान अगर आपका अमलगमेशन हो गया तो जिस प्रीवियस, तो फिर क्या होगा, आपने लेट से अगर उस एसेट को ट्रांसफर कर दिया टू दी अमलगमेटेड कंपनी, तो क्या होगा, सच ट्रांसफर शैल नॉट बी रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर फॉर द पर्पस एज अ ट्रांसफर बाय अमलगमेटिंग कंपनी, मींस अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में कैप गेन नहीं अराइज होगा। द अनअमोर्टाइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग शैल बी अलाउड टू द अमलगमेटेड कंपनी इन द बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स व्हिच हैव बीन अलाउड टू द अमलगमेटिंग कंपनी। इस आप जितने साल 5 साल में बच गया वो अमलगमेटेड कंपनी को दे दो। और अगर आपने लेट से साइंटिफिक, अगर आपने लेट से फैमिली प्लानिंग वाले एसेट को सेल कर दिया तो अगर कोई सरप्लस, अगर कुछ आ गया तो उसको इनकम टैक्स के वो मतलब लायबल हो गया। और लेट से कि अगर आपने अगर कम अमाउंट मतलब रिकवर किया तो आप अकॉर्डिंगली उसका लॉस क्लेम कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर टेलीकॉम सर्विसेज, तो आपको बता दें अगर आप मींस लाइसेंस वगैरह ऑब्टेन करने के लिए अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो, तो हमने आपके साथ पीजीपीपी में देखा था, तो सेक्शन 35A आपको जो है वो एक्सपेंडिचर अलाउ करता है अगर आपने उस लाइसेंस को ट्रांसफर कर दिया। सच ट्रांसफर शैल नॉट बी रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर बाय द अमलगमेटिंग कंपनी। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A शैल बी अवेलेबल टू द अमलगमेटेड कंपनी इन द सेम मैनर एज वुड हैव बीन अवेलेबल टू द अमलगमेटिंग कंपनी, और the provisions of section 35A relating to the surplus or means deficiency on the sale of the license shall apply to the amalgamated company as when the license has been transferred by the amalgamated company। और ये सेम प्रोविजन आपका अप्लाई करेगा इन द केस ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है। चलिए साहब आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं इसमें। देखिए होता क्या है, लेट से कि आपने ना 10 साल के लिए एक लाइसेंस खरीदा और आपको लेट से कि 1000 करोड़ रुपीज लाइसेंस फी पे करनी पड़ी, और 10 साल के लिए वो आपका लाइसेंस इन फोर्स है और आपने बिजनेस के कमेंसमेंट के बाद वो लाइसेंस खरीदा था, ठीक है। तो हर साल आप कितना क्लेम कर सकते हैं 35A में, सर जी 10 साल और 1000 करोड़ मींस 100 करोड़ रुपीज, ठीक है। लेट से 3 साल तक आपने अमोर्टाइजेशन क्लेम कर लिया और चौथे साल आपका अमलगमेशन हो गया और आपने वो लाइसेंस दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, तो आपने लेट से वो लाइसेंस दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया लेट से 1200 करोड़ का, बट आपके हाथ में कैप गेन अराइज नहीं होगा। अनअमोर्टाइज पोर्शन कितना है 700 करोड़ रुपए, तो अमलगमेटेड कंपनी जो है वो हर साल अगले 7 साल तक 100 करोड़ रुपए का जो है वो सेक्शन 35AD में मींस डिडक्शन क्लेम कर लेगी, ठीक है। 35AD में मींस डिडक्शन क्लेम कर लेगी, अच्छा डिडक्शन क्लेम कर लेगी, चले आगे आते हैं डियर। डीमर्जर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कुछ एक तो रह गया, ध्यान दीजिएगा। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन सर्टेन केसेस। और यहाँ सर्टेन केसेस कौन से हैं डियर? बैंकिंग वाला केस है और साहब जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वाला केस है। ध्यान दीजिएगा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 2(1)(b) 1 से लेके 3। इसका मतलब वो याद करें अमलगमेशन के कुछ कंडीशंस थे, किसी को याद आ रहा है क्या? अमलगमेशन तब होगा जब आपने सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, सारी की सारी मींस लाइबिलिटीज आपने मतलब ट्रांसफर कर दी और कम से कम 75% ऑफ द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स आपके कंटिन्यू करने चाहिए, तो ही हम अमलगमेशन की वो मतलब हम कह सकते हैं कि इनिशियल मतलब रिक्वायरमेंट्स थी। अगर आपने वो फुलफिल नहीं की तो फिर सेक्शन 72A का कैरी फॉरवर्ड भूल जाओ, ठीक है। तो हमने कहा साहब यहाँ पे वैसी कोई कंडीशन आपको पूरी नहीं करनी और नहीं जो सेक्शन 72 में जो आपको मतलब कंडीशंस दी गई हैं आपको मतलब फुलफिल करनी है। हम आपके लिए ना इजी वाले कंडीशंस लेकर आएंगे और वो इजी वाले कंडीशंस क्या होंगे जो कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब मींस स्पेसिफाई करेगी थ्रू अ मींस नोटिफिकेशन, ठीक है। तो मेरे साथ साथ देख लें, कहते हैं साहब कि वेयर देयर हैज बीन एन अमलगमेशन ऑफ वन और मोर बैंकिंग कंपनी विद अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अंडर अ स्कीम सैंक्शनड एंड ब्रॉट इन फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर वन और मोर द कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक विद अनदर कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स, या फिर वन और मोर गवर्नमेंट कंपनीज विद अनदर गवर्नमेंट कंपनी। और यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कौन सी कंपनी है साहब? वो कंपनी जो कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में एंगेज्ड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, द एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ सच बैंकिंग कंपनी और अमलगमेटिंग corresponding new banks or government company shall be deemed to be the loss or allowances for the depreciation for such banking institution, amalgamated company or new banks or amalgamated government company for the previous year in which the scheme of amalgamation was brought in force, and other provisions of the act relating to set off and carry forward shall apply accordingly। मतलब ये हुआ कि अगर आपने amalgamation कर दिया तो आप उन conditions को fulfill ना भी करो तो भी जो है मतलब losses वगैरह हैं और unabsorbed means depreciation वगैरह है वो succeeding party को मिल जाएगा, ठीक है। डीमर्जर सेक्शन 219AA अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डियर। एग्जाम में कितना आएगा कितना नहीं, हमें हर एक चीज को उस पैमाने से इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए। देखेंगे डियर, डीमर्जर रिलेशन टू कंपनीज मींस द ट्रांसफर पर्सन टू अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आपको पता है डियर जो है यहाँ पे कंपनीज एक्ट में डियर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस वगैरह होते हैं जहाँ की जो कि कंपनीज एक्ट में जो है वो मतलब ब्रिंग किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी तो वहाँ से क्या अप्रूव हो जाएगा आपका मतलब डीमर्जर।
बाय अ डिमर्ज्ड कंपनी टू वन और मोर ऑफ द अंडरटेकिंग टू एनी रिजल्टिंग कंपनी। मतलब ये हुआ कि जो कंपनी अपने अंडरटेकिंग को किसी दूसरे कंपनी को ट्रांसफर करना चाहती है, डेट कंपनी वुड बी नोन एज डिमर्ज्ड कंपनी, और जिसको ट्रांसफर किया दैट वुड बी नोन एज दी मींस रिजल्टिंग कंपनी। तो डीमर्जर के क्या क्या कंडीशंस आपको पूरे करने पड़ेंगे। सबसे पहले साहब, ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द डीमर्ज्ड कंपनी इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर शैल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। कि साहब जिस अंडरटेकिंग को आपने ट्रांसफर किया, ध्यान दीजिएगा, जिस अंडरटेकिंग को आपने ट्रांसफर किया पूरी की पूरी डीमर्ज्ड कंपनी नहीं, क्योंकि मतलब डीमर्जर किसका होता है, हमारे एक अंडरटेकिंग का डीमर्जर होता है, ऐसा नहीं कि हम की पूरी की पूरी कंपनी का ही क्या हो गया मतलब डीमर्जर, ऐसा नहीं। तो जिस अंडरटेकिंग का आपने मतलब डीमर्जर कर दिया, उस अंडरटेकिंग से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी किसको जानी चाहिए, रिजल्टिंग कंपनी को। सो अब अगर प्रॉपर्टीज जाएंगी तो साथ में क्या जाएंगी, लाइबिलिटीज भी जाएंगी। ऑल द लाइबिलिटीज रिलेटेड टू द अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड, तो वो भी साहब उसको जानी चाहिए। और ये प्रॉपर्टीज को और मतलब लाइबिलिटीज को डियर आपको ना बुक वैल्यू पे, जो कि इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर था, उस वैल्यू पे रिजल्टिंग कंपनी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने बुक्स में। बट लेट से अगर इंडियस के प्रोविजंस की वजह से अगर आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ती है तो कोई बात नहीं। अच्छा, the resulting company issues in consideration of the demerger its shares to the shareholders of the demerged company on proportionate basis। तो साहब रिजल्टिंग कंपनी जो है डीमर्जर के कंसिडरेशन के बदले डीमर्ज कंपनी को जो है अपने शेयर्स इशू करेगी। बट लेट्स से साहब जो रिजल्टिंग कंपनी इज ऑलरेडी द शेयर होल्डर ऑफ द मींस डीमर्ज्ड कंपनी, तो उतने प्रपोर्शन का आपको शेयर इशू नहीं करना। मींस जो शेयर्स मतलब डीमर्ज्ड कंपनी के, जो शेयर्स मतलब डीमर्ज्ड कंपनी के रिजल्टिंग कंपनी के अलावा लोगों ने रखे हुए हैं साहब, उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर इशू कर दो, ठीक है। अच्छा, द शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी, इसमें से हटा देंगे। अगर लेट्स से कि ऑलरेडी अगर कोई शेयर्स वगैरह अगर मान लीजिए कि पहले ही अगर आपने होल्ड किए हुए हैं तो उसको हटा के वो जो है वो मतलब रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने चाहिए। शैल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ डीमर्जर अदरवाइज इन द रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, द ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग इज ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, और जो सरकार जो आपको कंडीशंस नोटिफाई करेगी वो भी पूरे करना। मतलब इतना सब कुछ पूरा करने के बाद गवर्नमेंट अगर कोई फर्दर कंडीशन नोटिफाई करे तो उसको भी पूरा कर दो। आगे आते हैं डियर, अंडरटेकिंग में यहाँ पे एक पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग भी शामिल है और बिजनेस एक्टिविटी एज अ होल। पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लेट से एसेट्स वगैरह ऐसी सेल कर दी जो कि पूरी तरीके से एक बिजनेस एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, उस केस में वो डीमर्जर नहीं है और फिर आप जो है वो इनकम टैक्स के बेनिफिट्स वगैरह नहीं ले सकते। लाइबिलिटीज में क्या क्या लाइबिलिटीज आएंगी, लाइबिलिटीज हम किसकी बात करें, जिस अंडरटेकिंग की जिसको आपने डीमर्जर में ट्रांसफर किया है। द लाइबिलिटीज विच अराइजेस आउट ऑफ द एक्टिविटीज और ऑपरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग मींस उस अंडरटेकिंग से मतलब जुड़ी हुई मींस लाइबिलिटीज। दूसरा, द स्पेसिफिक लोन्स और बोरिंग्स इंक्लूडिंग डिवेंचर्स फॉर दैट अंडरटेकिंग में उस अंडरटेकिंग से जुड़ी हुई स्पेसिफिक लोन्स बोरिंग्स। और लेट्स से कि अगर कोई मतलब मींस जनरल बोरिंग्स हैं तो उसका क्या होगा, in case other than the borrowings referred in AB, so much of the amount of the general or multi-purpose borrowing, if any, of the demerged company as stand in the same proportion with which the value of the asset transferred in the demerged company be as to the total value of the assets of such a demerged company immediately before the demerger। मतलब मुद्दे वाली बात ये है कि लेट्स से कि demerged कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपए का जनरल लोन था और लेट्स से कि मतलब डिमर्ज कंपनी के पास 2000 करोड़ रुपए की वैल्यू ऑफ एसेट्स थी और इन्होंने लेट से 500 करोड़ रुपए के जो एसेट्स हैं वो रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने टोटल एसेट्स का कितना प्रपोर्शन मींस ट्रांसफर कर दिया रिजल्टिंग कंपनी को, 25%। 500 करोड़ डिवाइडेड बाय मींस 2000 करोड़, तो 25% हमने जो है वो एसेट्स ट्रांसफर कर दिया, तो 25% आपको लोन भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जनरल बोरिंग्स जो है वो भी 25% आप रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर करें। और हाँ, प्रॉपर्टी में डियर हम किसी भी प्रकार का चेंज कंसिडर नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा डियर, कुछ ना डीम्ड डीमर्जर्स हैं जैसे एक्सप्लेनेशन 4, 5 और 6। तो डियर आपको पता है भारत देश में जो सरकारी कंपनीज हैं और सरकारी अथॉरिटीज ये हैं ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो गई थी, जिनकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा मीन्स मतलब लॉसेस वगैरह क्रिएट हो गए थे। तो सरकार ने देखा कि इन कंपनीज को रिवाइव करने का एक रास्ता क्या है कि इन बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को जो है वो स्प्लिट अप कर दो छोटी छोटी कंपनीज में। तो अगर आप इन बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को कंपनीज को अगर आप छोटी छोटी कंपनीज में स्प्लिट अप कर देंगे तो भले डियर जो सेक्शन 219AA के कंडीशंस फुलफिल ना हो, मतलब ये कंडीशंस भले फुलफिल ना हो, स्टिल वो डीमर्जर बन जाएगा फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, ठीक है। दूसरा, इसी तरीके से डियर भारत देश में इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बाढ़ आ चुकी है
तो सरकार ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब निकाल दिया और इन कंपनीज को सब प्राइवेट एंटिटीज को सेल कर दिया ताकि ना इन एंटिटीज की जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो। तो लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी थी, लेट्स से कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसको गवर्नमेंट ने लेट्स से 8 छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज को सेल कर दिया। तो साहब अगेन इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ डीमर्जर। भले जो कंडीशंस हैं 219AA की वो फुलफिल ना हो, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, डीम्ड डीमर्जर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 6 देख लें, द रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग ऑफ अ PSU इनटू सेपरेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ डीमर्जर इफ सच रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप has been made to transfer any asset of the demerged company to the resulting company and the resulting company is a PSU on the appointed date। और साथ में सरकार ने जो कंडीशंस नोटिफाई की उसको फुलफिल करो। जैसे आपको पता है डियर, जो NPTC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC साहब, ठीक है, वो क्या है, PSU है। और NTPC की सर जी है ना, ग्रीन एनर्जी का भी उनका अच्छा खासा मतलब बिजनेस है। तो लेट्स से NTPC लिमिटेड क्या करता है, इनका जो ग्रीन हाइड्रोजन वाला जो बिजनेस या जो ग्रीन फ्यूल वाला जो बिजनेस है, इसको एक सेपरेट PSU में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो अगेन इसको हम क्या मानेंगे, डीमर्जर, भले 219AA की कंडीशंस फुलफिल ना हो। तो देखेंगे द रिजल्टिंग कंपनी इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और साथ में अदर कंडीशंस को पूरा किया जाए। डीमर्ज कंपनी वो कंपनी होती है जिसने जो है वो मतलब डीमर्जर के थ्रू अपने एसेट जो है अंडरटेकिंग जो है वो रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर किया हो। अच्छा, मतलब रिजल्टिंग कंपनी वो कंपनी होती है, रिजल्टिंग कंपनी मींस वन और मोर ऑफ द कंपनीज इंक्लूडिंग अ होली ओन्ड सब्सिडरी देयर ऑफ, कि आपने साहब जो है वो अपनी 100% मतलब सब्सिडरी बना ली, मतलब डीमर्जर में, इसमें कोई परेशानी नहीं है। टू विच द अंडरटेकिंग ऑफ द डीमर्ज कंपनी इज ट्रांसफर्ड इन अ डीमर्जर एंड द रिजल्टिंग कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ सच ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी, अच्छा, इशू शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी। तो साहब जो रिजल्टिंग कंपनी क्या करेगी, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने शेयर्स इशू करेगी, और यहाँ पे इंक्लूड होता है, ध्यान दीजिएगा, एंड इंक्लूड्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर कंपनी और कंपनी एस्टैब्लिश कंस्टिट्यूटेड और फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डीमर्जर। मतलब ये हुआ कि साहब अगर आप एक्सप्लेनेशन 4, 5 और 6 देखें, यहाँ पे डीम्ड डीमर्जर जो है, इसके बाद भी जो कंपनीज आएंगी एग्जिस्टेंस में, वो भी आपकी रिजल्टिंग कंपनी ही होगी। अच्छा, टैक्सेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ट्रांसफर ट्रांजेक्शंस नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कहते साहब ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, अगर डीमर्जर में अगर आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया तो वो आपका टैक्सेशन पर्पस के लिए ट्रांसफर नहीं है। पहला, एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अ डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी। तो साहब अगर रिजल्टिंग कंपनी को डीमर्ज्ड कंपनी ने कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, उस पे डीमर्ज्ड कंपनी के हैंड्स में साहब कैप गेन नहीं लगेगा। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अमलगमेशन, डीमर्जर वगैरह क्या होता है, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, और अब बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन को हम टैक्स नहीं करना चाहते। हाँ, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद जब आप प्रॉफिट कमाओगे, हम उस पर आपसे टैक्स ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से डियर, मान लीजिए कि अगर एक फॉरेन कंपनी है जो कि किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है, तो इंडियन कंपनी के शेयर्स क्या बन गए, कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, अगर इसको ट्रांसफर किया जाता है साहब तो 911 अट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से जो कैप गेन है वो भारत में लाइबल में, वो जो कैपिटल गेन है वो भारत में डीम्ड टू अराइज हो जाएगी, और जैसे ये भारत में डीम्ड टू अराइज होगी, भारत में टैक्स लाइबिलिटी इसकी आ जाएगी। ठीक बात है, बट लेट्स से एक फॉरेन कंपनी का डीमर्जर हो गया किसी दूसरे फॉरेन कंपनी के साथ साहब, तो ऐसे सिचुएशन में उस फॉरेन कंपनी ने भारत के एसेट्स को ट्रांसफर तो किया और 911 यहाँ पे लग गया, बट साहब हमने रिलीफ उनको दिया और हमने कहा कि ठीक है सर जी, अगर आप एक फॉरेन कंपनी डीमर्ज करके अपने आप को रिजल्टिंग कंपनी को कुछ भी ट्रांसफर करती है, बीइंग द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, ऐसे में हम इंडिया में कैप गेन लायबिलिटी नहीं लगाएंगे। 2 कंडीशंस आपको पूरी करनी होंगी। पहला कंडीशन वो है कि जिस देश में आपने ये ट्रांसफर किया उस देश में भी ये ट्रांजेक्शन कैसा हो, टैक्स न्यूट्रल, और दूसरा कम से कम 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी शैल कंटिन्यू टू रिमेन द शेयर होल्डर्स ऑफ द रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी। ठीक बात है। अच्छा, एनी ट्रांसफर ऑफ और इश्यू ऑफ शेयर्स बाय द रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर टू द शेयर्स ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी इफ द ट्रांसफर और इश्यू इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ द डीमर्जर ऑफ द अंडरटेकिंग। तो साहब लेट्स से कि आप जो मतलब डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो रिजल्टिंग कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करती है वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, और उस समय जो है वो कैप गेन लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। हाँ, जब शेयर होल्डर उनके शेयर्स को सेल करेगा तो कैप गेन लायबिलिटी अराइज होगी, और रिजल्टिंग कंपनी के जब आप शेयर्स को सेल करेंगे तो साहब पीरियड ऑफ होल्डिंग में आप ना मतलब डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स के भी पीरियड को आप शामिल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आप मेरे साथ साथ देखें, इन मींस डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर विच द शेयर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी आर हेल्ड, द पीरियड फॉर विच द शेयर्स वाज हेल्ड बाय द ससी इन द डीमर्ज्ड कंपनी शैल बी इंक्लूडेड। फर्दर द ससी कैन क्लेम इंडेक्सेशन बेनिफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द शेयर्स एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर, जो कि मंजुला जैसा का केस था। ठीक है। अच्छा,
आगे आते हैं डियर, एनी ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, ये हमने आपके साथ कैप गेन में देखा था। आगे आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 49 2C और 2D। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं? लेट्स से कि मैं एक शेयर होल्डर हूँ मिस्टर ए, और मेरे पास लेट्स से ABC लिमिटेड के शेयर्स थे। ABC लिमिटेड ने अपने एक अंडरटेकिंग को डिमर्ज कर दिया और एक नई कंपनी बना दी PQR। तो PQR ने मुझे अपने शेयर्स दे दिए, तो बीइंग अ शेयर होल्डर मिस्टर ए, मेरे पास एक शेयर ABC का है, मेरे पास एक शेयर PQR का है। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, तो मुझे सारे बच्चे बताएंगे ABC यहाँ पे कौन है? डीमर्ज कंपनी। तो मुझे बताएंगे साहब जब ABC का डीमर्जर हो गया तो ABC के शेयर्स पे थ्योरेटिकली क्या असर पड़ा होगा? सर जितने के बुक वैल्यू का एसेट्स ABC ने PQR को ट्रांसफर किया होगा, ABC के शेयर्स का जो प्राइस है प्रोपोर्शनेटली उतने से कम हो गया होगा, मतलब मीन्स थ्योरेटिकली तो ये होना चाहिए। और जितने की बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स आप रिजल्टिंग को मिली है उसके जो शेयर्स का प्राइस उतना हो गया होगा जो, और मेरे लिए बीइंग अ शेयर होल्डर मेरे लिए कोई भी इफेक्ट नहीं है। मेरे लिए मतलब डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, बट उसका कंपनसेशन मुझे क्या मिल गया कि आई गॉट द शेयर्स ऑफ दी मीन्स रिजल्टिंग कंपनी। तो मैं भी साथ, तो मैं हूं, मैं आई एम इन नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब सिचुएशन। पहले क्या था, मेरे पास सिर्फ एक कंपनी के शेयर्स थे, लेट्स से 100 रुपीज के, अब मेरे पास दो कंपनी के शेयर्स हैं, एक 60 रुपए का, एक मतलब 40 रुपए का। देन आई एम इन एन स्क्वायर ऑफ पोजीशन। साहब मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा चलो, आपको नुकसान तो नहीं हुआ, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब हम डीमर्ज्ड कंपनी और हम मतलब रिजल्टिंग कंपनी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा डिफरेंस डीमर्ज्ड कंपनी के केस में क्या होगा। अच्छा, तो बात करते हैं मीन्स रिजल्टिंग कंपनी की, क्योंकि मतलब डीमर्ज्ड कंपनी में तो साहब जितना आपने मतलब जितना आपने प्राइस पे किया था, रिजल्टिंग कंपनी का जो कॉस्ट बनेगा उसको उसमें से मतलब माइनस कर दो, तो हमारी जो है डियर वो है वो मतलब डीमर्ज्ड कंपनी का शेयर्स निकल आएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स रिसीव्ड इन द रिजल्टिंग कंपनी इन केस ऑफ डीमर्जर। तो देखेंगे फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द डीमर्ज्ड कंपनी इनटू नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड इन डीमर्जर और नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी। तो लेट्स से साहब हमने ना 1 लाख रुपए के ABC लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे, और उस कंपनी की जो नेट वर्थ थी वो थी 1000 करोड़, वो थी 1000 मतलब करोड़ रुपए। ABC का मतलब डीमर्जर हो गया और उन्होंने 400 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं, जो मतलब एसेट्स हैं, वो PQR को मतलब ट्रांसफर कर दिए। तो मेरे लिए साहब अब इस कंपनी के मीन्स ABC के शेयर्स की वैल्यू कितनी बच गई? मीन्स मेरे लिए PQR मतलब नई कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपए, और ABC मीन्स पुरानी कंपनी मेरे लिए उनके शेयर्स की वैल्यू कितनी है? ध्यान दीजिएगा। अच्छा, cost of acquisition of shares held in the demerged company, the cost of acquisition of the original shares held by the shareholders in the means demerged company shall be deemed to be reduced by the amount so right, मतलब 1 लाख रुपए, और रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 40,000। तो साहब अब डीमर्ज्ड कंपनी में मेरे शेयर्स की वैल्यू कितनी बची? 60,000 रुपए। तो लेट्स से जब मैं ABC कंपनी के शेयर्स जब मैं सेल करूंगा तो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसिडर करूंगा? 60,000 रुपए, भले मैंने एक्चुअली इनकर कितना किया था? 1 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, डीमर्जर होगा साहब, तो डीमर्जर में अकॉर्डिंगली आप ना लॉसेस को जो है वो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वेयर देयर इज अ डीमर्जर ऑफ एन अंडरटेकिंग द एक्यूमुलेटेड लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू द अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड इन डीमर्जर टू द रिजल्टिंग कंपनी शैल बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन द हैंड्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। तो साहब रिजल्टिंग कंपनी जो है ना उसका जो लॉस है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर लेट से कोई लॉस या फिर मतलब मींस डेप्रिसिएशन डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल नहीं है, उस केस में हम प्रोपोर्शनेटली अपोर्शन कर देंगे। और प्रोपोर्शन हम कैसे कंसिडर करेंगे? बाय कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड इन द डीमर्जर। तो जल्दी से मेरे साथ साथ और देख लें। लेट से कि ABC कंपनी है जिसका डीमर्जर हो गया और इसके दो अंडरटेकिंग थे, लेट से अंडरटेकिंग P और अंडरटेकिंग Q। तो अंडरटेकिंग Q को इन्होंने एक नई कंपनी बना दिया, लेट से BCD लिमिटेड, और अंडरटेकिंग Q का जो स्पेसिफिक लॉसेस था और अनअब्सॉर्ब्ड मतलब डेप्रिसिएशन था, डेट वाज 100 करोड़। तो ये 100 करोड़ पूरा का पूरा किसका बन गया? BCD लिमिटेड का। और लेट से ABC लिमिटेड की जो ओवरऑल जो अदर देन इसके जो लॉसेस वगैरह थे, लेट से डेट वाज 500 करोड़। तो साहब इसको भी हम अपोर्शन करेंगे BCD को, बट कितना? ABC लिमिटेड के लेट से जो टोटल एसेट्स थे वो थे 1000 करोड़ रुपए के, और हमने साहब Q को के एसेट्स कितने थे? 400 करोड़ रुपए के। और इस मतलब डीमर्जर में कितने एसेट्स जो हैं वो PQR को ट्रांसफर हो गए? सर जी जो एसेट्स Q के होंगे वही तो ट्रांसफर करोगे, मीन्स 400 करोड़ रुपए के। तो कितना हमारा ओवरऑल लॉस जो उनको ट्रांसफर होगा, जो कि स्पेसिफिक लॉस नहीं है Q का? सर 500 करोड़ इंटू 400 करोड़ और डिवाइडेड बाय 1000 करोड़ में साहब 40% मतलब क्या हो? 100 करोड़ रुपए का लॉस। तो साहब ये स्पेसिफिक लॉस और 200 करोड़ रुपए का लॉस कितना है? जनरल लॉस मतलब टोटल लॉस BCD को कितना मिलेगा? 300 करोड़ का, जो कि ये
सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकती है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है।